हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीवा। देखो, आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ तो आ गया होगा हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लाइक जो ये क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइड हुआ है 5 सेक्शन में, दैट इज ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अभी तक हमने सेक्शन ए को ही सॉल्व कराया था, दैट वाज अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, तो वो मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए के अलावा नहीं, चलिए सेक्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर तो पता ही है बट उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, हम लोग साइंस को सॉल्व कराएंगे, जो कौन सी डेट को हुआ था, 2 मार्च 2024 को हुआ था। एंड क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, 31/1/3। ठीक है, और इसका टोटल मार्क्स कितने का है, 80 मार्क्स का, और 3 घंटे का पेपर था। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। और ये क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 39 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे के सारे आपको करना कंपलसरी है। और इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है 5 सेक्शन में, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में क्या था, 1 से 20 तक का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें 1 मार्क्स के थे। ठीक है, और सेक्शन बी में क्या था आपका, 21 से 26 क्वेश्चन, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे और जिनकी लिमिट क्या हो सकती है, 30 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है और 2 नंबर का था। ठीक है, नाउ कम्स टू सेक्शन सी। सी में क्या था कि आपको 27 to 33 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और ये 3 मार्क्स के थे। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें इसको लिखना होता है। और इसमें कितने वर्ड्स थे, 50 to 80 वर्ड्स के ये क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या था, 34 to 36, ये लॉन्ग आंसर थे, 5 नंबर के थे और 80 से 120 वर्ड ही हम लोग लिख सकते थे। सेक्शन ई में क्या था, 37 to 39, इसमें जो है 3 सोर्स बेस्ड एंड केस बेस्ड यूनिट ऑफ असेसमेंट था और ये कैरी कर रहा था 4 मार्क्स को ईच विद सब पार्ट। ठीक है, सबके पास एक सब पार्ट भी था। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, बट क्या था, इंटरनल चॉइस उसमें प्रोवाइडेड थी अगर जो है किसी क्वेश्चन में जरूरत लगी तो। ठीक है, ये था इसका जनरल इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। सेक्शन ए में चलते, सबसे पहले सेक्शन ए में हम लोग देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। किसमें लाइट जो है डिकम्पोजिशन में यूज हुई है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन सी, 2AgBr कि जो है हीट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये 2Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, 2FeSO4 हीट दिया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में हुआ। देन वाटर को पे इलेक्ट्रिक करंट दिया तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। 2AgBr में सनलाइट थी तो 2Ag प्लस Br2 में हुआ। CaCO3 को हीट दिया, CaO प्लस Ca2 में कन्वर्ट हुआ। तो हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then form the reaction that occur can be written in the form of balanced chemical equation। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। देखो क्यों बी होगा, जब जिंक को रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। जो रिएक्शन ये दी गई है ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, इन केस ऑफ, किस केस की बात हो रही है, 4 केस लिखे हुए हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। कैसे, ये वाला आप देख लो, MnO2 प्लस 4HCl लिखा है, MnCl2 प्लस 2H2OCl2। अब यहां से आप ये देख रहे हो, यहां से Cl जो है इधर Cl2 में बना तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब MnO2 और MnCl2 की बात हो रही है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यही तो आपका आंसर हो गया, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ये कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन in its crystalline form in one molecule is। क्या होगा इसका आंसर, आपके पास जो ऑप्शन है उसमें आपको ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो
आपके कंपाउंड दिए हुए हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो FeSO4 का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या आ जाता है, FeSO4.7H2O यानी ग्रीन विट्रॉल, और CuSO4 का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, CuSO4.5H2O यानी ब्लू विट्रॉल, ठीक है। CaSO4 का क्या होता है, CaSO4.2H2O यानी जिप्सम। Na2CO3 का क्या होता है, Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5. In a nervous cell, the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as. अब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आंसर ऑप्शन सी आपका राइट है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ये साइट होता है वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल सिग्नल्स में फॉर ऑनवर्ड्स ट्रांसमिशन में। नाउ क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बात हो रही है एक मेटल और नॉन मेटल जो एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट में, कब, रूम टेम्परेचर में। तो वो कौन सा हो सकता है आपका, ब्रोमीन एंड मरकरी है, मरकरी एंड आयोडीन है, मरकरी एंड ब्रोमीन है, कि आयोडीन एंड मरकरी है। तो वो हमारा आंसर था मरकरी एंड ब्रोमीन। तो जो मरकरी है ये एक मेटल है, ठीक है, बट ये एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। जबकि आप अगर बात करोगे ब्रोमीन की तो वो एक आपका नॉन मेटल है, बट वो भी जो है लिक्विड स्टेट में होता है कब, जब रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 देखते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ABCD, इसमें जो राइट आंसर आपका होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो जब ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जो इमेज होती है ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8. कार्बन कंपाउंड। देखो हमें कार्बन की क्वालिटी पता होती है। जो कार्बन कंपाउंड होता है ये एक बैड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और ये कंटेन करता है किसको, कोवैलेंट बॉन्ड को। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो अब इसमें देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब देखो इसमें कौन सा सही हो सकता है। आर गुड कंडक्टर, नो, गुड कंडक्टर तो नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नो। नाउ हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यस। सो आपका कौन सा होगा जिसमें सेकेंड एंड फोर्थ आ रहा होगा, सेकेंड एंड फोर्थ किसमें है, ऑप्शन सी में। क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिखा है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। जो ऑक्साइड्स होते हैं किसके, एल्यूमिनियम के एंड जिंक के, वो क्या होते हैं, क्या वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। देखो Al2O3 एंड ZNO की बात हो रही है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं नेचर से, बिकॉज ये रिएक्ट कर सकते हैं दोनों एसिड एंड बेस से, तो उसी को तो एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, क्या होता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है किसको, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, एंड ये इन्वॉल्व होता है किस प्रोसेस में, सेल डिवीजन के प्रोसेस में। तो इसमें हम लोग ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ लेते हैं। अगर जो मैंने अभी बोला है वो मैच करेगा तो वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, यस। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, yes. Always exists in pair in human reproductive cell, no. Are involved in the process of cell division, yes. तो 1, 2 and 4 जिसमें होगा वही हमारा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 and 4. Now clear. Now comes to question number 11. देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, यस।
ये तो सही है, क्योंकि देखो आपको पता होगा जो मदर में होते हैं XX क्रोमोसोम होते हैं एंड जो फादर में होते हैं XY होते हैं। तो अगर जो है जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है, अगर वो गर्ल है, अगर मदर से तो X ही जाएगा, ठीक है, मदर से क्या गया X, अब फादर से अगर X गया तो ये बन गई आपकी गर्ल, तो यानी डिपेंड करा फादर के ऊपर। अब नाउ इससे अगर ये मदर से जो इनहेरिटेड हुआ दैट वुड बी X, और फादर से अगर Y हो गया इनहेरिटेड या ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिट हुआ, तो XY, तो XY किसका होता है, बॉय जेंडर का, ठीक है। तो यानी ये जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है ये डिटरमाइंड होती है किसके द्वारा, क्या इनहेरिट हो रहा है, कहां से, फादर से, ठीक है। तो यानी ये सेकंड पॉइंट तो आपका सही है, ठीक है। नाउ थर्ड है, नाउ थर्ड देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड at the time of fertilization when male and female gamete fuse to form a zygote। yes, ये सही है, तो हमारा वो वाला पोर्शन सही होगा स्टेटमेंट जिसमें आपका 2 and 4 आ रहा होगा। 2 and 4 किसमें है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो जो अभी वही मैंने बताया कि चाइल्ड हु इनहेरिटेड एन X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल and one who inherits Y chromosome from him will be a boy, ठीक है। now clear, now comes to 12 question। 12 question क्या कह रहा है, which one of the following organ is not हो रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखा जाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस किसका पार्ट होता है, ये फीमेल का होता है। फैलोपियन कहां पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ओवरी कहां होता है, फीमेल में होता है। बट वास्ट डिफरेंस कहां होता है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ क्लियर, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिशन इज अ मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शंस क्या है, ईस्ट, लेशमानिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, क्योंकि डिवाइड होता है इनटू मेनी डॉटर सेल्स में साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 13 डन हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, इन आ फोकल लेंसेज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। तो इसमें आपका क्या, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स लेंस फॉर द नियर विजन एंड लोअर पार्ट इज ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर डिस्टेंस विजन। ये सही है, नो। बी देख लेते हैं, द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिस्टेंस विजन एंड लोअर पार्ट इज ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर द नियर विजन। ओके, ऑप्शन सी है, जो अपर पोर्शन है कॉन्केव लेंस का इज फॉर द नियर विजन एंड लोअर पार्ट इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिस्टेंस विजन। ऑप्शन डी है, द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर द डिस्टेंस विजन एंड लोअर पार्ट इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द नियर विजन। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, बिकॉज जो अपर पोर्शन ऑफ बायोफोकल लेंस इज कॉन्केव लेंस so as to focus the distance object and the lower portion of the bifocal lens is convex lens so as to focus the nearby object। okay, now comes to question number 15। इसमें पैटर्न दिए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये प्रोड्यूस होंगे इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज। अब इसमें क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें आपको राइट आंसर निकालना है। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये नियरली यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलेनॉइड है। सो हम ये कह सकते हैं जो फील्ड लाइन से वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16। Identify the food chain in which the organism of second tropic level are missing। अब देखो किसमें मिसिंग है, आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं और द प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को, विच इज मिसिंग। किसमें मिसिंग है, इन फूड चेन ऑफ, किसमें, टाइगर ग्रास एंड स्नेक फ्रॉग में मिसिंग है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपके पास आता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन।
इसमें क्या होगा 70 to 20 क्वेश्चन में आपको असर्शन एंड रीजन टाइप होगा। अगर देखो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हुए और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का राइट यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। अगर बी जब चूज करेंगे जब दोनों तो ट्रू है बट जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तब बी होगा। और अगर असर्शन आपका सही है पर रीजन आपका फॉल्स है तो दैट वुड बी सी ऑप्शन, एंड डी में क्या होगा असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो 17 में देखो क्या लिखा है, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, जो असर्शन है ये ट्रू है? हाँ ये तो ट्रू है। रीजन क्या दिया हुआ है इसका, Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air। तो I don't think so कि जो रीजन है वो सही है, तो रीजन आपका फॉल्स है। तो इस केस यहाँ पे क्या हो सकता है, जो रेनबो होती है वो ऑलवेज फॉर्म्ड होती है इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। नाउ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है आपका, assertion hydrogen gas is not evolved when zinc react with nitric acid। और रीजन क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एज HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइज एजेंट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन तो आपको सही है ही, तो हमारा यहाँ पे आंसर ए होगा। नाउ कम्स टू 19 क्वेश्चन, accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। तो यहाँ पर आपको असर्शन देखना सही है, यस असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं, हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट। आपका रीजन भी सही है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, असर्शन का नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और रीजन क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है इज फेयरली लो इन वाटर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ क्लियर। अब हम लोगों ने सेक्शन ए आपका यहाँ पर डन कर दिया है। ठीक है, सेक्शन ए पहले भी कर चुके थे। अब बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या मैंने बताया था, वेरी शॉर्ट आंसर होगा, ये 2 नंबर का एक आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट द सिग्निफिकेंस। ये आपका 21 में ए और बी पार्ट है। पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। लिखा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल सिस्टम प्लेज की रोल इन बोथ, किसमें, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज कैरिंग आउट कमांड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर मैंने बता दिया। अब सेकंड का मैं बता देती हूँ, हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज एंड शॉक। तो कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन लाइज इनसाइड अ बोनी बॉक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और सच बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द ब्रेन, किससे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजुरीज एंड शॉक से। और सेरिब्रोस स्पाइनल फ्लूइड जो इसे प्रेजेंट होता है ब्रेन में, विच सर्व एज अ पैड टू कुशन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द शॉक। ठीक है, एक पैड का काम करता है जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉक से बचाया जा सके। तो मैंने ये दोनों पार्ट आपके डन कर देंगे। अब बात आती है आपके सेक्शन बी की। वैसे तो इसमें और लगा था, जिन बच्चों ने ये करा था तो उसका ये आंसर होगा। अब जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चूज करा होगा तो उसका अलग आंसर होगा। नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इज इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स, राइट एन एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो कीमोट्रोपिज्म होता है एंड हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, ये क्या होते हैं, आर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली।
कीमो किससे रिएक्ट करता है, मतलब किसको रिस्पॉन्स करता है, केमिकल्स को, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर को, ठीक है। तो कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स द वाटर, ठीक है। रूट की जो ग्रोथ है किसकी तरफ, वाटर की तरफ जो है, ये इसका एग्जांपल हो गया। नाउ मैंने 21 आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। पहला देखते हैं, गिव रीजन व्हाई हर्बीवोरस एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस एनिमल। देखो क्या है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके पास लॉन्गर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है देन कार्निवोरस एनिमल के, बिकॉज जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं, वो घास खाते हैं, और घास में क्या होता है, यानी ग्रास वगैरह में वो सेल्यूलोज कंटेन करता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है बहुत स्लोली होता है और बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए इनका जो है एनिमल्स का ये लॉन्गर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लोज होते हैं, और डाइजेशन और सेल्यूलोज जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। नाउ इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। Although pepsin and trypsin are both protein digesting enzyme, ये दोनों की दोनों आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, yet they differ from each other, तब भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट के द्वारा। तो हम बताएंगे जो पेप्सिन होता है, पहला पॉइंट देखो, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप कोई एक पॉइंट चूज कर सकते हो, कौन सा आपने लिखा है वो होगा इसका आंसर। पेप्सिन होता है वो सिक्रेटेड होता है कहां पर, स्टमक में, और जबकि ट्रिप्सिन होता है वो सिक्रेटेड होता है कहां से, पैनक्रियाज से। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या कह सकते हैं, पेप्सिन जो एक्ट करता है कहां पर, इन एसिडिक मीडियम में, और ट्रिप्सिन एक्ट इन अल्कलाइन मीडियम। नाउ क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो मैंने बेरियम क्लोराइड लिखा एक्वस, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा एक्वस, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन गिविंग रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इसमें रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन इसमें टेक प्लेस किए जा रहे हैं बिटवीन बोथ द रिएक्टेंट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। नाउ क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों। तो देखो टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डू सो, अगर ये करती हैं, then at that point intersection there will be two tangent which give two directional of magnetic field at the same point, which is not possible, जो कि पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। और इसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, पार्ट 24 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is given region represented, draw a diagram in support of your answer। सबसे पहले हमने ये बताया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है in a region is represented by parallel and equidistant line। तो देखो ये मैंने डायग्राम में बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इंडिकेटिंग the direction of current in the conductor and the direction of the corresponding magnetic field line। तो यहाँ पे देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया आपका, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। Now comes to question number 26। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर आपका दिया है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, आपका जो फोकल लेंथ है वो आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस यहाँ पे आपको जो वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -10 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपके आ गया, और इमेज फॉर्म्ड हो रही है 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नाउ क्लियर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन सेक्शन बी को भी यहाँ पर डन कर दिया। कौन सा हमारा सेक्शन डन हो गया, बी, जो कि वेरी शॉर्ट था एंड 1 मार्क्स के थे सारे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी में, जिसमें आपके ये 3 नंबर के होंगे।
सेक्शन सी का पहला पार्ट देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है। क्या लिखा है? प्लांट, डियर, लॉयन in the given food chain, what will be the impact of removing all the organism of second trophic level on the first and third trophic level? Will the impact be the same for the organism of the third trophic level in the above food chain if they were present in food web? Justify, इसको आपको justify करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम रिमूव कर देते हैं डियर को, यहाँ पर ये दिया हुआ था, हमने डियर को रिमूव कर दिया फ्रॉम द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जो पॉपुलेशन हो जाएगी प्लांट्स की विल बी ड्रास्टिकली इंक्रीज। अब लॉयन तो जो है ये प्लांट खाएगा नहीं, तो प्लांट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाइल द पॉपुलेशन ऑफ लायन विल डिक्रीज, और लॉयन की जो पॉपुलेशन हो जाएगी डिक्रीज। अब जब डियर नहीं है यहाँ पे, मैंने डियर को रिमूव कर दिया तो प्लांट बढ़ा और लॉयन की जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, क्योंकि इसको खाना मिलेगा नहीं तो ये मरता चला जाएगा और प्लांट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और नो, द इम्पैक्ट विल नॉट बी द सेम, बिकॉज जो इम्पैक्ट होगा वो सेम नहीं होगा, बिकॉज द फूड वेब कंटेन मेनी अदर ऑल्टरनेटिव। जो फूड वेब में होते हैं उनमें बहुत सारे अल्टरनेटिव भी होते हैं विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इट इज ईजी टू ओवरकम अ डिस्टर्बेंस इन इट। जब फूड वेब की बात होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ उनके ऑप्शंस हो जाते हैं। अब जैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, प्लांट डियर हटाया तो लॉयन ने कुछ खाया नहीं, तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ गई और जो है लॉयन की घट गई। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या था आपका 27 का? अ गैस X which is deadly poison is found at the higher level of atmosphere and perform an essential function. Name the gas and write the function performed by the gas in the atmosphere. Which chemical is linked to the decrease in the level of this gas? What measure have been taken by an international organization to check the depletion of the layer containing this gas? ठीक है, तो इसका देखो आंसर क्या है। जो ओजोन गैस होती है ये प्रेजेंट होती है स्टार्टम ऑफ एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि कहां से आ रही थी? सन से आ रही थी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा ये लिंक्ड होते हैं टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ओजोन। ठीक है, इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं? यूज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। सेकेंड क्या कह सकते हैं? यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स शुड बी बैंड। रेदर chlorofluorocarbon should be replaced with alternatives such as hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons। ठीक है, थर्ड क्या कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट होता है विच कंटेन क्लोरीन एंड हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल शुड बी, उनको भी बैन कर देना चाहिए। और क्या कह सकते हैं? हमें इको फ्रेंडली बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए, बायो इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए उनकी जगह पर, किनकी? क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसे कंट्रोल करते हैं वेरियस पेस्ट एंड डिसीज के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्या कह सकते हैं? इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इशू, और हमें पब्लिक को अवेयर कराना चाहिए ये सब इशू से। नाउ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सेकेंड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to it। अगर हम पहले बात की करें, देखो the direction of magnetic field due to straight current carrying wire can be obtained by right thumb rule। ठीक है, right thumb rule पता है? उससे ऑब्टेन किया जाता है। देखो राइट थंब रूल कैसे है? हमने ये थंब ऐसे पकड़ा हुआ है, देखो ये पिक्चर में। अब मैं यहाँ पे तो आपको विजिबल हो नहीं रही हूँ, तो आपको पिक्चर में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। जो राइट थंब रूल होता है, ये आपको इमेजिन करना होगा योरसेल्फ और ग्रास्प करना होगा करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड, सो दैट द थंब लाइज अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Then the finger of your hand will be encircling the conductor in the direction of magnetic field lies caused by the current। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। The direction of a force experienced by current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to the it is given by Fleming's left hand rule। ठीक है, ये देखो बना हुआ है।
ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, आंसर आपको समझ में आएगा, आपको खुद ही अजम्पशन करना पड़ेगा, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मैं आपको देखो लिखा हुआ है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट है, इसी के आंसर को देना है इस डायग्राम को फॉलो करते हुए। तो पहला क्या है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि जो लाइट रेज है फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, रेटिना ऑफ आई, बिहाइंड की बात हो रही है। नाउ सेकेंड आपका क्या है, द डिफेक्ट लिस्ट 2 कॉज ऑफ डिफेक्ट, यहाँ पे आपको लिस्ट करना है 2 कॉज ऑफ डिफेक्ट को। तो दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस और द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। ठीक है, थर्ड क्या है, विद इन द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टेड। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 देखो क्या कह रहा है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो देखो ये स्टिमुलस से अनवांटेड पार्टिकल जब नोज के अंदर आता है, तो नोज क्या होती है, नोज में रिसेप्टर ऑर्गन होती है जिससे सेंसरी नर्व की तरह, सेंसरी नर्व उसको सेंस करती है, नाउ स्पाइनल कॉर्ड, नाउ मोटर नर्व, देन हमारा रिस्पॉन्स आता है स्नीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का डन हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट को आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट देख लेते हैं, विच ऑर्गेनिज्म हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, व्हाई डू दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ाया था, एम्फीबियंस में। ठीक है, और बहुत सारे रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बिकॉज दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब सेकंड क्या है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के 2 फंक्शन आपको लिखने हैं, तो इसमें से मैंने आपको यहाँ पे 4 फंक्शन लिखा दिए हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट आप मैं एक बार रीड कर देती हूँ, आप भी रीड कर लेना। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा लिम्फ का, ये एक्ट करता है एज एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड लार्ज साइज डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पर्टिकुलरली फैट। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इसका क्या हो सकता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम में के मेंटेनेंस को हेल्प करता है। थर्ड क्या हो जाता है, इट डिस्ट्रॉयड द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल इन द लिम्फ नोड्स। फोर्थ क्या है, लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस्ड lymphocytes, lymph carries lymphocytes and antibodies from the lymph nodes to the blood। ये नहीं, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। Now comes to question number 32। 32 क्या कह रहा है, a compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when water is mixed in right quantity with it। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो पहला क्या था, राइट कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कॉमन नेम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो हमने इसकी केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा दी। नाउ थर्ड क्या है, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। 2 यूज कौन से, पहला तो कह सकते हैं इट यूज्ड इन मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। सेकेंड क्या हो सकता है, प्लास्टर में यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजिशन, जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तब इसी का तो यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ बॉइल्ड ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन होता है इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन होगा एंड टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कह सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहां पर वो रिएक्शन मैंने लिख दिया। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक
decomposition of water to gases are liberated at the electrodes. Give the mass ratio of the gas liberated at the cathode and at the anode. तो देखो इसका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जो वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन, एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होती है। और इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व एट कैथोड कितना होगा, 2 × 2 दैट इज 4 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व एट एनोड कितना होगा, 1 × 32 तो 32 ग्राम। और मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1:8। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सेक्शन डी है, आपका सेक्शन सी तक आपका डन हो गया। अब डी के बाद ई आएगा, 2 सेक्शन है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। वन मोर थिंग, अभी मैंने साइंस का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कराया है, इसी तरीके से मैं इंग्लिश भी कराऊंगी, मैं SST भी कराऊंगी एंड मेनी मोर पेपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 को। 34 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर एंड, हाँ इसकी जो है ये PDF जो है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 34 कह रहा है, इसमें A पार्ट है एंड B पार्ट है। A पार्ट को पहले, इसमें A पार्ट के 2 सब पार्ट है, 1 और 2, इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद B को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द बल्ब्स विल बी द सेम और डिफरेंट व्हेन इन सर्किट 3 बल्ब ऑफ। तो इसमें जो है आपके क्या लिखे हुए हैं, ABCD, यानी सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, से डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा, पहला, all the 3 bulbs have same current and same potential difference। ठीक है, B में क्या हो जाएगा, all 3 bulbs have same current and same potential difference। C क्या हो जाएगा आपका, all the 3 bulbs have same current but different potential difference। D क्या हो जाएगा, all the 3 bulbs have different current but same potential difference। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 24 ohm and connected to a battery 6 volt. Calculate the ratio of power consumed by the resulting combination with A minimum resistance and B maximum resistance। तो हमें R max और R minimum को कैसे करना है देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R max 24 48 हो गया, R minimum 24 × 24 24 plus 24 12 ohm हो गया। Now we have P equals to V²/R, therefore इसे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसके दोनों पार्ट एक एक कर लिए, 1 और 2। अब बात आती है आपके B की। B का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 2V cell, 6 ohm resistor, 12 ohm resistor, 18 ohm resistor and plug key all connected in series. Circuit the following when key is closed। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इनको तीनों को आपको करना है इसी के हिसाब से। देखो मैंने डायग्राम बनेगा, कनेक्टेड होगा 6 ohm, 12, 18। नाउ ये आपकी जो है बैटरी का वोल्ट है, ये आपकी की है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, R इस तरीके से लिखोगे, देन फर्स्ट पॉइंट के लिए आप I = V/R इक्वेशन लिखोगे, देन सेकंड के लिए ऐसे करोगे, देन थर्ड के लिए इस तरीके से करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 35 के क्वेश्चन में। 35 में A पार्ट एंड B पार्ट को सॉल्व करना है। तो A पार्ट क्या कह रहा है, A पार्ट कह रहा है डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमें होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड को डिफाइन करना है। तो अ होमोलोगस सीरीज is a series of compound with the same general formula and same functional formula। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, why is the melting and boiling point C4H10 higher than that C3H6 और C2H4? क्यों हायर है, तो देखो C2H4 and C3H6 एंड C4H8 ये बिलोंग करते हैं सेम होमोलोगस सीरीज से, और एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है इन एनी होमोलोगस सीरीज,
सो ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाउ कम्स टू थर्ड पार्ट, दैट इज व्हाई डू वी नॉट see any gradation in chemical properties of a homologous series compound. Because since functional group remain the same in all members of homologous series, any gradation in their chemical properties is not same. ठीक है, not seen. Now comes to question number 4. Write the name and structure aldehyde, ketone, molecular form C3H6O. तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए एंड कीटोन के लिए इस तरीके से बना देंगे, दैट इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। ओके, नाउ कम्स टू बी पार्ट, राइट द सेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X having 2 carbon atoms in its molecule and its name is suffix with OL. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन X is heated with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. Write chemical equation for the reaction stating the condition for the reaction. Also state the role played by concentrated sulfuric acid in the reaction. थर्ड क्या लिखना है, name and draw the electron dot structure of hydrocarbon प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। तो देखो इसका पहला पार्ट आपको देखना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है X इक्वल्स टू, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X इक्वल्स टू इथेनॉल। ठीक है, बी हम लोग देखेंगे, जब इथेनॉल को हम लोग हीट करते हैं विद एक्सेस कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, इट लॉस वाटर एंड गिव्स एथीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे देखो, केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इथेनॉल है, आप करेंगे तो आपका इथेन बन जाएगा। जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन इज इथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरीके से देखो मैंने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। लिखा हुआ है, नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स to avoid pregnancy. Mention the side effect caused by each. Second क्या, what will happen if the human female fertilization take place and egg is not fertilized. देखो क्या होता है, पहले में आपने क्या लिखा है, 3 टेक्निक्स डिवाइस यूज करना है बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। पहला तो होता है सर्वाइकल कैप एंड डायाफ्राम। देखो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इफ नॉट फिटेड प्रॉपर्ली, अगर ये प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा, इट कैन लीड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एंड कैन कॉज वेजाइनल इरिटेशन। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकेंड क्या होता है, लूप एंड कॉपर्टी। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये इरिटेशन, यूट्रस को इरिटेशन कॉज कर सकता है, उसमें एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ सकती है, पेन हो सकता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। थर्ड कौन सा यूज करते हैं लोग, ट्यूबेक्टोमी। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली इट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या था, व्हाट विल हैपन इफ in human female fertilization take place and egg is not fertilized. तो क्या होगा, if fertilization take place it will stop menstruation in female. ठीक है, सेकेंड होगा, if an egg is not fertilized the overgrown lining of uterus break down and comes out along with the unfertilized egg through the vaginal with blood and mucus. ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बी को देख लेते हैं। draw a diagram showing spore formation in rhizopus and label the reproductive and non-reproductive part. Why does rhizopus not multiply on a dry slice of bread? ये आपका डायग्राम रहेगा, आप डायग्राम बनाओगे और rhizopus doesn't multiply on dry slice of bread due to the lack of moisture, क्योंकि इसको moisture चाहिए होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेसिंग ऑफ बर्डिंग। जो हाइड्रा होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल बर्ड जो कि ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, अल्टीमेटली अक्वायर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये यूजेस होते हैं रीजनरेटिव सेल में फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। इट हैज अ बर्ड दैट डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। देन हम कह सकते हैं दिस बर्ड ग्रो इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन fully mature it detach from the parent body and become an independent individual. ठीक है, फिर डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से और अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेंगे। नाउ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई।
देखो इसे 37 to 39 के जितने भी क्वेश्चन है आर सोर्स बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, विथ 2 to 3 शॉर्ट्स सब पार्ट होंगे, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड होगी इन वन ऑफ दिस पार्ट में, ठीक है। तो पहला देखो देख क्या लिखा है 37 में, देखो 37 में लिखा है मेंडल वर्कड आउट द रूल ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग on garden P using a number of visible contrasting characters. He conducted several experiments by making a cross with one or two pair of contrasting character of pea plant. On the basis of his observation, he gave some interpretation which helped to the study the mechanism of inheritance. ठीक है, तो इनका पहला क्या है, when Mendel crossed pea plant with pure tall and pure short characteristic to produce F1 progeny, which two observations were made by him in F1 plants. ठीक है, सेकेंड है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। थर्ड क्या करना है, इन अ क्रॉस विद टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन F2 generation, by which method did he obtain F2 generation? Write the ratio of the parent combination obtained and what conclusion were drawn from the experiment. तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल इन F1 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो F1 जनरेशन होता है ये कंसिस्ट करता है ओनली टॉल प्लांट को, जिसका मतलब क्या होता है, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या बताना है, डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड में पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं। डोमिनेंट ट्रेड में क्या होता है, दे कैन बी एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, जबकि रिसेसिव में क्या होता है, हम लोग नहीं देख सकते हैं जो एक्सप्रेस कर रहा है, दे कांट बी एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज दे आर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड की बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर यानी अपर केस लेटर, ठीक है। और रिसेसिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लो केस लेटर यानी स्मॉल लेटर। नाउ क्लियर, मेंडल टुक 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है, इन्होंने 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट को लिया, वन हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स एंड द अदर हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। Parent were cross-pollinated and F1 generation was raised in which all plants produced had round and yellow seed. फिर कहेंगे by selfing the F1 plant when F2 generation was raised, he found 4 combination of phenotype as given below. Dihybrid phenotype क्या आया, 9:3:3:1. डाईहाइब्रिड जीनोटाइप क्या आया आपका, देखो इस तरीके से आपका क्रॉस कराने पर आ गया। तो कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस दिस लॉ स्टेट दैट एनी पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली of all other unit factor during the formation of gamete, or for one pair whichever unit factor is received, it doesn't influence the outcomes of segregation of any other pair, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके सेकेंड बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में देख लेते हैं, yes it is possible that trait is inherited but not be expressed. For example, when pure tall pea plants are crossed with pure dwarf pea plant, only tall pea plant are obtained in F1 generation, ठीक है। But when member of F1 generation are self, then the dwarf trait disappeared in F1 generation reappeared. Hence we can say it is possible that a trait is inherited but may not be expressed, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर ये लिखा है सॉल्यूशन 1 में, देन 2 में इस तरीके से निकाल लेंगे एंड देन 3 इन केस 3 यू आपका क्या है -20 f -30 इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर आप चलोगे आगे तो ये यहाँ पर देखो ये इमेज बनी हुई है, ये आप बना लोगे। देन आप इसके बी पार्ट में चलोगे तो बी पार्ट में इस तरीके से आप करके यानी यू आपका -18 f -12 देन मिरर फॉर्मूला यूज करोगे एंड देन आपका इस तरीके से v आपका निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो आपका लिखा हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ पर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको
पढ़ लो। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। 1 का आंसर हेयर, सेकेंड पार्ट का आंसर हेयर, थर्ड पार्ट का आंसर हेयर एंड नाउ और में बी पार्ट का थर्ड का आंसर है। इसको पूरा मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पूरा इसका आंसर है। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।